डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए 9th क्लास नागरिक शास्त्र चैप्टर 2 नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कि संविधान निर्माण। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर को मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी। क्या है, बहुत आसान चैप्टर होगा। एनसीईआरटी की पूरी बुक से मैं कवर करवाऊंगी, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको 9th क्लास से लेकर +2 तक की कोई भी वीडियो समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और आपकी 9th और 10th की एसएस की और जीके के संबंधित वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि संविधान क्या है। देखिए, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है उसको हम संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून क्या होते हैं, अंकित होते हैं। देखिए, संविधान 2 तरह का होता है। कुछ देशों का संविधान लिखित होता है, कुछ का अलिखित होता है। अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड का है, और भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। तो संविधान में वो सारी चीज़ें लिखी होती है कि उस देश की राजनीति को, उस देश के समाज को और उस देश की सरकार को कैसे चलाना होता है। तो संविधान एक दस्तावेज है। संविधान नियमों का समूह होता है और किसी देश को संचालित करने वाला क्या होता है, एक बहुत बड़ा नियम होता है। अब हम देखते हैं कि संविधान जब बनाया जाएगा तो एक सभा बनाई जाएगी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति संविधान नहीं बनाएगा। तो संविधान सभा क्या है, जो संविधान बनाती है। देखिए, जनप्रतिनिधियों की ये वो सभा होती है जो संविधान लिखने का काम करती है, उसको संविधान सभा कहते हैं। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा अपने आप में जनप्रतिनिधियों की, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का समूह होता है जो संविधान निर्माण का क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन। हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। संविधान सभा बनाई जाती है, उसको गठन कहा जाता है। संविधान सभा के लिए देखिए, चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था भारत में, जब भारत की संविधान सभा बनी। और इसकी पहली बैठक जब करवाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये सभा चालू रही, काम करती रही और 114 दिन तक गंभीर ये चर्चा करती रही। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। उनको 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो संविधान होता है उसमें धारा धारा शब्द अनुच्छेद कई जगह आता है। वो क्या होता है, देखिए, कोई भी दस्तावेज जो होता है, किसी भी दस्तावेज का जो खास हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान सभा के अधिकारी, यानी कि जब संविधान सभा भारत में बनी थी उनमें कौन कौन किस किस पद पर तक क्या काम करते हैं। तो देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष थे। अधिकारी में हम नाम लेते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे अधिकारी में प्रथम वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। 10 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम HC मुखर्जी था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, जिनकी देखरेख में ये संविधान बनाया गया। और इस तरह और भी बहुत सारे, 2 महिलाएं भी शामिल थी और बहुत सारे लोग संविधान सभा में क्या थे, शामिल थे। जब भी संविधान सभा में सर्वसहमति से बड़े अच्छे तरीके से विचार विमर्श करके संविधान को बनाया गया था। अब देखिए, प्रारूप क्या होता है। देखिए, प्रारूप ये होता है कि किसी कानूनी दस्तावेज का जो प्रारंभिक रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है। कई बार आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति है क्या, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप प्रारूप कहलाता है। दर्शन सब संविधान से जुड़ा हुआ है। देखिए, दर्शन का मतलब क्या है, एक तरह से फिलोसफी है। किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी जो विचार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। वो देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, इन चीज़ों पर क्या करते, जोर दिया जाता है। अब हम आते हैं कि संविधान में संशोधन।
अब देखिए, कोई भी संविधान एक बार बना दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही रहेगा, उसको कभी बदला नहीं जाएगा। तो देखिए, देश की जो सर्वोच्च हमारी कानून बनाने वाली संसद है, विधायिका है, जो देश की संसद है, केंद्रीय विधायिका है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भाग में आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। देश के संविधान में वो बदलाव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बना दिया और हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि संविधान को लागू किया जाना। तो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन भारत का क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना क्या है। देखिए, संविधान का वह भाग है जो संविधान के प्रारंभ में लिखा गया है। उसमें संविधान के मूल्यों और अवधारणाओं को क्या किया गया है, पूर्ण रूप से क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से क्या होती है, शुरू होती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इसमें दिखाया गया है संविधान में, उनको बताया गया है। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको कुछ कुछ 2-2 नंबर में स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। एक तो देखिए, पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में अंकित है। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। वह राज्य किसी धर्म पर आधारित कोई कानून नहीं बनाता है और प्रत्येक नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का क्या देता है, अधिकार देता है। संप्रभुसत्ता प्रस्तावना में अंकित है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भारत, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी है। भारत में किसी भी बाहरी शक्ति का और आंतरिक शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अंकित किया गया है कि समाजवादी। अब देखिए, भारत प्रजातंत्र के साथ साथ एक समाजवादी राष्ट्र भी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा इसलिए जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक भी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रशासन देश के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जो समय समय पर एक निश्चित अवधि में क्या है, होता रहता है। तो ये था, क्या था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य मुख्य विशेषताएं जो अक्सर पेपर में अलग अलग रूप में पूछी जा सकती है। अब हम चर्चा करते हैं रंग भेद की। अब देखिए, रंग भेद क्या है। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका के लिए ये शब्द है एक बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाला है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की सरकार में 1948 से लेकर 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्लीय अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। और ये रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में चली और वहीं पर रहने वाले बहुसंख्यक लोग थे, वो तो अश्वेत थे, और जो उन पर शासन करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, वो अल्पसंख्यक थे, गोरे लोग थे। तो दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उनके नेता थे नेल्सन मंडेला। लंबे संघर्ष के पश्चात 26 अप्रैल 1994 को रंग भेद की समाप्ति करने के बाद वहां पे एक नया संविधान क्या करते हैं, लागू करते हैं। इस तरह दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति से उनको क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। आगे हम देखते हैं अभी कि देखिए, लोकतांत्रिक जो जहाँ पे शासन प्रणाली है, वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासक जो होता है वो किसका प्रमुख होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। अब हम देखते हैं कि देखिए, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया था, एक अलग से अंग्रेजों के सामने पेश किया था। BR अम्बेडकर ने प्रारूप कमेटी जो थी उसकी अध्यक्षता के रूप में काम किया। राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। सरोजनी नायडू संविधान सभा की महिला सदस्य रही। तो इस तरह भारत का संविधान जो बनाया गया था, जो एक वो बनी थी, हमारी एक संविधान सभा बनी थी, उसमें हर एक वर्ग को शामिल करने की क्या की गई थी, कोशिश की
की गई थी और अच्छे तरीके से बड़े विचार विमर्श के बाद भारत के संविधान को क्या कर लिया गया था, उसमें अपना लिया गया था। अब हम ये देखते हैं कि रंग भेद की नीति जो अफ्रीका में अपनाई गई थी तो वहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो देखिए, इनमें गोरे लोगों की बस्तियों में रहने और बसने की अनुमति अल्प अश्वेत लोगों को नहीं थी। रेलों, बसों, होटलों, पुस्तकालयों, अस्पतालों में गोरे और अश्वेत लोगों की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अश्वेत लोगों को गिरजाघरों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये इस तरह का उनके साथ किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। लेकिन 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक क्या बन गया, देश बन गया। और नेल्सन मंडेला को इस एवज में इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए 28 वर्ष तक जेल में अपना जीवन काटना पड़ा। लेकिन उसका प्रतिफल ये हुआ कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। रंग भेद की नीति को उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और वहाँ पर लोगों को पूर्ण रूप से क्या दिलवा दिया, अधिकार दिलवा दिया। अब देखिए, बच्चों के लिए आ सकता है कि नेल्सन मंडेला को लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए क्या सज़ा दी गई थी। देखिए, सज़ा क्या थी। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के गोरों के द्वारा चलाई जा रही रंग भेद की नीति का बहुत विरोध किया। ऐसा करने पर दक्षिण अफ्रीका की गोरे लोगों की सरकारों ने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया उन पर और उन्हें 7 अन्य नेताओं को भी उनके साथ क्या कर दिया, 1964 में जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद में वो आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और वो जेल में पड़े रहे। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद कर लिया गया था और उसके अंत में ये सफलता मिली और बाद में वो देश के प्रथम, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए। और ये सफलता उनके लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोगों को एक अच्छे तरीके से, एक मान सम्मान के साथ में उनको अपने जीवन जीने का क्या मिल गया था, एक तरीका मिल गया था। इस तरह भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। एक प्रस्तावना में इन चीज़ों को अंकित किया गया और नेल्सन मंडेला किस तरह रंग भेद की नीति का विरोध करके लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब हम देखते हैं, देखिए कि जो संविधान निर्मात्री सभा है वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कैसे करती है, ये चीज़ बड़े गौर करने वाली है। कुछ लोग ये उंगली उठाते हैं कि संविधान है वो कुछ लोगों ने बनाया, अमीर लोगों ने बनाया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया। क्या सारे भारत के लोग, जो प्रथम शब्द लिखा गया है कि हम भारत के लोग, क्या ये वास्तव में सत्य हैं? हम इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित एक कार्य प्रणाली जो बनाई गई थी उसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन करवाया गया। जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन पूरा हो लिया और भारत की स्वतंत्रता के साथ ही संविधान सभा का पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न संस्था के रूप में कायम कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी शामिल थे। अब कौन कौन व्यक्ति संविधान सभा में शामिल था, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि। इस तरह के बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग संप्रदाय के थे, ये संविधान सभा में शामिल थे। उन्होंने संविधान सभा में बहुत विचार विमर्श किया, हर एक चीज़ पर मंथन किया, विचार किया, विश्लेषण किया, समालोचनात्मक अध्ययन किया और सभा ने एक सही मार्गदर्शन इन लोगों ने दिया। इस प्रकार से अनुसूचित जातियों के भी 30 सदस्य थे, यानी कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 30 सदस्य थे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि एंग्लो इंडियन जाति के फ्रैंक एंथोनी और HP मोदी एंग्लो इंडियन जाति के पारसी समुदाय के सदस्य भी थे। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि संविधान सभा में एक ही जाति और धर्म के लोग थे, यानी कि देश के कोने कोने से आए हुए अलग अलग तरह के लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BR अम्बेडकर जैसे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट व्यक्ति इसमें संस्था में शामिल थे, इनके सदस्य थे।
तो वो भी अलग अलग जाति और धर्म के थे। और सरोजनी नायडू तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इस सभा की महिला सदस्य थी। तो हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें एक जाति, एक संप्रदाय और धनी इस तरह से किसी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। देश के हर एक समुदाय के लोगों ने इसमें अपना क्या दिया था, योगदान दिया था, अपना प्रतिनिधित्व दिया था। इसलिए हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, ये कहना पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। इस चैप्टर में इतना ही है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।